Hello everyone, this is Tariq Noor. Welcome back to Ikra online learning platform. Hope you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और टर्म, फंक्शन और रिमूवल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंतर्गत 3 तरह के कोर्ट्स आते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ करता है। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। गाइस यहाँ पर की पॉइंट्स को मेंशन किया जा रहा है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले उन तमाम पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मेंशन किया गया है, लाइक हाईएस्ट, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट वाहिद या एक ऐसा कोर्ट है कि जिसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सेकेंड ये कि इंडिपेंडेंट, मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से हटकर काम किया करती है, यानी कि इंडिपेंडेंट, आज़ाद होकर। इन पर किसी का डोमिनियन या इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है। मतलब कि कोई भी कंप्लेन वगैरह करना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, यहाँ पर हर एक की अपील को सुना जाता है, फिर उसके मुताबिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कहलाता है। एंड द सेकंड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। इसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एंड द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ये फाइनल इंटरप्रेटर है। तो गाइस यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, लाइक कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट है, सेकेंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, एंड थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर भी दिया गया है एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट एंड हैज़ अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विथ 3 टायर स्ट्रक्चर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इंडिया ये एक फेडरल स्टेट है जहाँ पर सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसमें 3 तरह के कोर्ट्स आते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो गाइस ये जो कोर्ट हुआ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड को यूज़ किया है सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंप्लेन, कोई भी इशू लोअर कोर्ट में आता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये सब के सब कोर्ट क्या आपस में मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। तो गाइस इन पॉइंट को देखने के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोमलगेशन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a court of record with full power and authority। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसका इस्टेब्लिशमेंट का हिस्ट्री ये है कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता था और सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर और अथॉरिटी भी प्रोवाइड किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। एंड द सेकेंड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी के साथ गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से भी जाना जाता था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बिगिन ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र के बाद, आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, लागू हो गया। उसके मुताबिक हमारे कंट्री को रूल किया जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट्स फर्स्ट सीटिंग वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950। तो सुप्रीम कोर्ट को भी 26 जनवरी 1985 में क्या इस्टेब्लिश कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का पहला सीटिंग जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और गाइस इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाएगा, वो तमाम कोर्ट पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। अब ये क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? सो लेट्स सी। इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के एक्शंस को एग्जामिन करने का पावर जब किसी कोर्ट को दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये पावर क्यों दिया गया है कोर्ट को? सो लेट्स सी, टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स के जो एक्शंस है, आया ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसी को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ये पावर कोर्ट्स को दिया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्शन जज्ड इनकंसिस्टेंट आर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट का कोई भी एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसी की वजह से नल और वाइड करार दे देता है। तो ये मीनिंग हुआ जुडिशियल रिव्यू का। एंड द नेक्स्ट, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनियन और स्टेट के बीच में। सो गाइस, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन और इसी के साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को भी दर्शाता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड द नेक्स्ट, और इनमिकल टू द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का गारंटी ले रखा है। अगर कोई भी एक्शंस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर क्या एक्शन लेता है। तो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब हम यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। सो लेट्स सी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशियरी। पहला पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 6 में मेंशन किया है, जिक्र किया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रोसीजर्स, पावर्स, जुरिस्डिक्शन, इंडिपेंडेंस और ऑर्गेनाइजेशन को बतलाता है, उसके साथ डील करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 1 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और गाइस, इसी के साथ साथ आर्टिकल 124 क्लोज 1 में इस बात को मेंशन किया गया है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, the jurisdiction of the Supreme Court of India can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction and the advisory jurisdiction. Guys, Supreme Court of India के jurisdiction different हैं, कई तरह के jurisdiction हैं, like original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. ये सब के सब Supreme Court of India को दिया गया है। Guys, इन तमाम पॉइंट को jurisdiction से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है। However, there are other multiple powers of the Supreme Court. और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर्स और शक्ति दिए गए हैं। तो गाइस, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस। तो गाइस, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल 34 जजेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 जजेस ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। और रिसेंट में 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर जजेस हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। अगर ओरिजिनली देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था 26 जनवरी 1950, उस टाइम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 8 यानी 8 थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अदर जजेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट देम। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है, ये अथॉरिटी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के स्ट्रेंथ को कम करना, बढ़ाना, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक पॉइंट को मेंशन किया गया है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के सीट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीट क्या है डिक्लेयर किया है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। इट ऑल्सो ऑथोराइजेज द CJI टू अपॉइंट अदर प्लेसेस एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मगर इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने CJI को ये अथॉरिटी दिया है कि वो दूसरे जगह को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। दिल्ली के अलावा दूसरे जगह को भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मेंशन किया गया है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस।
तो गाइस अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए वो कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। सो फर्स्ट वन इज अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए और वो नीचे मेंशन किया जा रहा है। फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला ये कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। एंड द सेकंड, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो 5 साल उन्होंने क्या है सर्विस दिया हो वहाँ पर। एंड द नेक्स्ट, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, अगर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो कम से कम 10 साल उन्होंने वहाँ पर सर्विस दी हो। 2 पॉइंट है, अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो 5 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो 10 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए या सर्विस दिया हो। एंड द नेक्स्ट, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसी के साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की निगाह में अगर कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं उस व्यक्ति को। एंड द नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिनिमम एज को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए। तो गाइस ये क्वालिफिकेशन को देखने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे हुआ करते हैं। सो लेट्स सी, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। और गाइस सीजीआई जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, मगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से क्या कंसल्टेशन करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट, the other judges are appointed by the president after consultation with the CGI and such judges of the Supreme Court and the High Court as he deems necessary। तो गाइस इस पॉइंट में इसी बात को मेंशन किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इसी के साथ साथ सीजीआई को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, मगर सीजीआई को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया गया है। एंड द नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट को देखने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ऑथ या शपथ किसके सामने लेते हैं। सो लेट्स सी, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ऑथ एंड अफर्मेशन। तो इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति के जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अपॉइंट किया गया है उसके ऑफिस में एंटर करने से पहले उनको क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या है, ऑथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है, हलफ लेना पड़ता है, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने या अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, या कोई ऐसे व्यक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज शपथ लेते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया है। एंड द नेक्स्ट, इन हिज ऑथ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्वेयर्स। तो गाइज अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं ऑथ में किन चीज़ों का कसम लेते हैं या हलफ लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ पॉइंट को मेंशन किया है कि किन किन चीज़ों का वो शपथ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला ये कि वो सच्चाई का साथ देंगे और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करेंगे, एलिजियंस रहेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ द इंडिया। इसी के साथ साथ जो इंडिया का यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, इनको अपहोल्ड करना, इनकी निगरानी करना, यानी कि जो इंडिया का, भारत का एकता, अखंडता और संप्रभुता है, इसको अपहोल्ड करना। And the next point, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge, judgment, to perform the duties of the office without fear, favor, affection, ill will। और इसी के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज इस बात का भी शपथ लेते हैं कि वो फेथफुली, डूली, अपने बेस्ट एबिलिटी, नॉलेज और जजमेंट के साथ अपने ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे और बगैर किसी डर, खौफ, मोहब्बत, इल और विल के, यानी कि विदाउट फियर और फेवर अपने ड्यूटी को क्या है, फेथफुली परफॉर्म करेंगे। एंड द नेक्स्ट, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉज को क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ आफ्टर लुकिंग एट ऑथ और अफर्मेशन वी विल डिस्कस द टेन्योर ऑफ द जजेस। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के टेन्योर क्या हुआ करते हैं, तो इसी बात को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जज के टेन्योर को, उसके टाइम को फिक्स नहीं किया है। हाउएवर इट मैक्स द फॉलोइंग 3 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रोविजंस या कन्वेंशन है इसके रिगार्डिंग। सो लेट्स सी, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो गाइज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होते हैं वो 65 साल तक क्या है, ऑफिस को होल्ड करते हैं, सर्विस देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का जो मैक्सिमम एज है कितना, 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और गाइज इसी के साथ साथ अगर उनके एज के रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरीज अराइज होता है
तो इस क्वेश्चंस को और इन क्वेरीज को उसी अथॉरिटी और उसी मैनर से सॉल्व किया जाएगा जो पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया हो, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए मैनर से ही क्या है उन क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को रिजाइन देना हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखित में देते हैं। मतलब इससे पॉइंट निकला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही को क्या है रेजिग्नेशन देते हैं। एंड द नेक्स्ट, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को रिमूव भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है उनके ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर। सम अदर पॉइंट्स, अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। और गाइस इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो गाइस यहाँ से अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। सो लेट्स सी, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को उनके ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के जरिए रिमूव किया जाता है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो गाइस पूरा प्रोसीजर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को उस टाइम रिमूव किया जाता है जब उनके अगेंस्ट ये दो चीज़ साबित हो जाए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को उनके ऑफिस से रिमूव करने का। फर्स्ट मिसबिहेवियर एंड सेकंड इनकैपेसिटी। अगर ये ग्राउंड पाया गया तो फिर क्या होगा कि पार्लियामेंट में एक मोशन को पास किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन को लाया जाएगा। अगर वो मोशन लोकसभा में स्टार्ट होता है तो वहाँ पर 100 लोगों का हिमायत चाहिए, 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए मोशन का। अगर वो राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो वहाँ पर 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, मोशन पास हो गया तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेकंड हाई कोर्ट के जज होंगे एंड द थर्ड एक जूरिस्ट होगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये सारे लोग, ये कमेटी मिलकर जो है उस मोशन को इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी, छानबीन करेगी। अगर ये प्रूफ हो जाता है यानी मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी तो फिर क्या होगा, फिर उस मोशन को स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पास करना होगा पार्लियामेंट से। और स्पेशल मेजोरिटी से मुराद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा में अगर वो मोशन पास किया जा रहा है तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 543, तो 543 का 2/3। और अगर राज्यसभा में अगर वो मोशन पास किया जा रहा है तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या है 250 मगर करंट में है 245, तो इसका 2/3 चाहिए। जब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ये मोशन पास हो जाएगा तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाएगा। तो गाइस ये कुछ प्रोसेस थे रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिमूवल। तो क्वेश्चन ये होता है क्या अब तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में किसी जज को रिमूव किया गया है? तो उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है। सो लेट्स सी, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी जज को अब तक इम्पीच नहीं किया गया है, रिमूव नहीं किया गया है, बट प्रोसीजर चलाया गया है। इम्पीचमेंट मोशंस ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी 1991 एंड 1993, 1991 और 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर इम्पीचमेंट का मोशन को चलाया गया था। इसी के साथ साथ 2017 और 18 में जस्टिस दीपक मिश्रा पर भी क्या है इम्पीचमेंट का मोशन चलाया गया था, मगर इत्तेफाक से दे वर डिफीटेड इन द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में वो मोशन को डिफीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलेजियम सिस्टम और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिफरेंट काइंड के जुरिस्डिक्शन है जो अभी आया था, लाइक अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इन तमाम चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।